अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। बदकिस्मती से जो बुरी खबर है मुझे पहले बतानी पड़ेगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। टर्की और सीरिया में कल जिस ज़लज़ले का हमने तस्करा भी किया और जो कि ज़बान ज़द आम है उसके होने वाली बात की तबाहकारियाँ भी, उसमें मजीद उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आज भी महसूस किए गए और जो डेथ टोल है वो 5,000 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है मजमूई तौर पर। और ये बहुत अफसोसनाक खबर, हमारी तमाम की दुआएं एक दफ़ा फिर और हमारा तमाम का सपोर्ट भी हमारे तमाम भाइयों बहनों के साथ है। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो ने फौरी तौर पर ऐलान किया था कि वो टर्की जाएंगे सॉलिडारिटी के इजहार में, और कल इंशाल्लाह बताया जाता है कि ये दोनों हजरात जो हैं वो टर्की रवाना होंगे ताकि एक सॉलिडारिटी का एक्सप्रेशन बाकायदा तौर पर किया जाए अपने भाइयों और बहनों के साथ। और पाकिस्तान से इमदाद वगैरह के लिए जो कुछ फ्लाइट्स हैं वो भी भेजी गई हैं, आज गई हैं, और पूरी दुनिया भर से एक सॉलिडारिटी का पैगाम हो रहा है। नॉट जस्ट पाकिस्तान, होना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसानी एक अलमिया एक है और कुदरती आफत है, इससे हम में से कोई भी दो चार हो सकता है। अल्लाह सबको महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके ऊपर नाजरीन बात कर रहे हैं हम, और ऑब्वियसली इस पूरी स्टोरी को एज अ डेवलपिंग स्टोरी हम रिकॉर्ड भी करते रहेंगे। डेथ टोल और जो असल जो तबाहकारियां हैं उनका अंदाजा बदकिस्मती से विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है। जब भी इस किस्म की कोई भी कुदरती आफत हो या डेविस्टेशन हो तो उसके ऊपर भी हम फॉलो अप हमेशा रखेंगे इस बात का। और नाजरीन, पाकिस्तान में भी जो सियासत है वो इसी तरह हस्ब मामूल उरूज पर है। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, उनकी जो आखिरी रसूमात हैं आज अदा कर दी गई और उनको बाकायदा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लेकिन जो इस पे सियासी रस्साकुशी और जो गर्मा गर्मी हो रही है वो भी खासी काबिल जिक्र है। सेनेट में बिलखुसूस इसकी काफ़ी गूंज हमने सुनी, और बाकायदा जमात इस्लामी के तो जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उन्होंने तो फातिहा ख्वानी से भी इनकार कर दिया, लेकिन दीगर भी जो सेनेटर्स थे उनकी भी जो एक कैफियत थी वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलखुसूस जो सेनेटर्स थे उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत एतराज़ उठाया, और इस बात पे भी एतराज़ उठाया कि जी चूंकि हाई ट्रेजन केस में मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ कन्विक्ट थे, तो ये कहा गया कि उनके लिए आया ये फौजी एजाज क्यों किया जा रहा है। हुकूमत तो उनकी है, अब ये सवाल वो किससे कर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन ये तमाम एतराज़ात उनकी तरफ से उठाए गए। लेकिन नाजरीन, बात करने की ये है, पीटीआई ने इन तमाम एतराज़ात को डिफेंड किया। आपको याद होगा पिछला जो दौरे हुकूमत था पीटीआई का, उसमें जब परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से केसेस चल रहे थे अदालत में और ये तमाम मामला अदालत में था, सब्जुडिस था, तब पीटीआई गवर्नमेंट के जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे फरोज नसीम साहब, उनको बाकायदा मुस्ताफी होकर मुशर्रफ साहब के दिफा में केस लड़ना पड़ा। तो पीटीआई ने तो पहले भी ऑफिशियली अपनी हुकूमत के होते हुए भी जनरल परवेज मुशर्रफ का, मरहूम का दिफा किया है। आज भी वो ये दिफा करते हुए नजर आए। ये इस बहस में पढ़ना कि कौन सही है कौन गलत है, ये एक लंबी बहस है और इसके कई सारे मुहर्रकात हैं। लेकिन अब ये कि अगर एक शख्स, एक इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो यकीनन उनका तमाम जो मामला है वो अल्लाह ताला पर छोड़ना चाहिए, और यही हमारा मजहब भी, कुरान पाक भी हमें तालीम देता है और हमें मरहूम किसी भी शख्स के हवाले से बताता है। तो नाजरीन, ये एक बात है। कुछ बयानात भी हैं क्योंकि हम एक याद कर रहे हैं जनरल मुशर्रफ की पर्सनैलिटी के बहुत सारे पहलू थे, बड़ी सारी बातों पे तनकीद, बेपनाह तनकीद, हाई ट्रेजन केसेस, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ बातों की बहुत तारीफ भी, बहुत मुतारिफ भी हैं उनके, इसमें भी कोई शक नहीं है। कुछ बयानात उनके जो इमरान खान साहब के हवाले से थे उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। दीगर भी जो सियासी रहनुमा हैं, क्योंकि उनकी जो एंगेजमेंट की पॉलिसी थी, जो कि पीटीआई कहते हैं कि वो एक्चुअली तो एनआरओ था, वो बेनजीर भुट्टो मरहुमा से भी रही हैं और जनाब नवाज शरीफ से भी रही हैं। तो इसके भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के ऊपर बात करने की आज मुख्तसरन कोशिश करेंगे अपने पैनल में। कुछ बयानात उनके जरूर हम सुनाएंगे साथ साथ ही, जैसे इमरान खान साहब के हवाले से जब मुशर्रफ साहब ने हुकूमत अज्यूम की थी बतौर प्रेसिडेंट और जब वो मार्शल लॉ लेके आए थे, तो उस वक्त उन्होंने क्या बात की थी इमरान खान साहब के हवाले से कि जिस बयान पे जिस पे उनको खासा गुस्सा था जनाब इमरान खान पर कि उन्होंने उनसे गलत बयानी की, और फिर अब जो वो अब बात करते हैं वो गलत बयानी है। वो पहले सुनिएगा, फिर उसके बाद हम उनके और मजीद बयानात आपको रिगार्डिंग इमरान खान साहब सुनाएंगे। जब 2002 इलेक्शन आ रहे थे तो द सीट एडजस्टमेंट, हाउ मेनी सीट शुड हिज पार्टी हैव, हमने जो चेक किया था वो पार्टी में उन्होंने कहा था कि 4-5 सीटें इनकी हैं, वो देने। मैंने इनको ऑफर किया को 8-10 डबल करके। he thought that there is a groundswell and he needed about 90 to 100. Now there was a lot of difference between इमरान खान ने आपसे 100 सीटें मांगी थी? Yes, 92. He said thought that इतना उनके सपोर्ट है
which was not. जी नाजरीन, पहले खान साहब के ऊपर गलत बयानी का इल्जाम, और ये सिर्फ एक इंटरव्यू है, इस तरह के मुतअद्दिद इंटरव्यू जनरल मुशर्रफ के थे जहां पर वो ये बात करते हुए नजर आते थे। कुछ इंटरव्यूज में वो खासे नाला होकर ये बात करते हुए नजर आते थे। लेकिन जब इमरान खान साहब की गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसको जनरल मुशर्रफ ने बाकायदा गुड विशेस भेजी और उनकी कामयाबी के लिए भी दुआगो हुए। ये एग्जैक्टली उन्होंने जो बात की थी वो रीसेंट मोस्ट या सबसे जो लेटेस्ट कहा जा सकता है वो मरहूम जनरल मुशर्रफ का बयान था रिगार्डिंग इमरान खान साहब। ये मुलाहिजा कीजिएगा। इमरान को मैं कहूँगा बाहर निकलो, यूज करो अपनी पर्सनैलिटी। मेरी भी दुआ ये है कि हुकूमत कामयाबी से चले और इमरान खान कामयाब हो और पाकिस्तान आगे प्रॉस्पर करे। जी नाजरीन, जनरल मुशर्रफ ने ये एक तारीफ और पर्सनैलिटी की बिलखुसूस इमरान खान साहब की, और जाहिर है वो जिसकी भी पर्सनैलिटी हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हो या जनरल मुशर्रफ की हो, हर किसी की पर्सनैलिटी में अच्छे बुरे दोनों पहलू होते हैं। हमारा काम ये बहैसियत सहाफ़ी कि हम अवाम पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ें कि वो किस तरह से किसी भी खुसूस शख्सियत को जज करना चाहते हैं, और नंबर 2 ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम अवाम के ऊपर बिल्कुल खुली राय से एक तो उनके ऊपर बात भी छोड़ें और उनको दोनों पहलू, दोनों रुख हर बात के दिखाएं। आफ्टर अ ब्रेक इसके ऊपर मजीद बात करेंगे और तमाम जो सियासी गहमा गहमी है उसका भी रुख करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात का बाकायदा आगाज करते हैं। इब्तदाइया जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि जनाब परवेज मुशर्रफ, जाहिर है हर किसी की पर्सनैलिटी के, शख्सियत के अलग अलग पहलू, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ, लाइकवाइज फॉर जनरल मुशर्रफ मरहूम और इमरान खान साहब भी। तो इमरान खान साहब के हवाले से उनके जो 2 बयानात थे आपके सामने पेश किए, बाकायदा पैनल का रुख करती हूँ, इस पे तमाम जो पार्टिजन व्यूज हैं वो शामिल गुफ्तगू रखते हैं, और हालात हाजरा पर भी बात करना बड़ा जरूरी हो गया है। एक तो इलेक्शन कब होंगे इसकी जो उलझन है वो सुलझ के नहीं दे रही, और दूसरी बात ये कि अदर देन दैट जो APC है वो भी अब बताया जाता है कि वो मौखर हो गई है। वजह उसकी यही बताई जा रही है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर टर्की चले गए हैं, और हुकूमत की तरफ से कुछ हमें ये भी मौक़िफ़ सुनने में आ रहे हैं कि अगर एक पार्टी की शमूलियत ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली द रेफरेंस इज टू इमरान खान साहब एंड PTI। फिर इमरान खान साहब ने आज एक और इंकशाफ किया है जो कि बहुत बहुत खतरनाक है और हम तमाम के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि हम एक फॉर्मर अपने प्राइम मिनिस्टर को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को खो चुके हैं दहशतगर्दी की वजह से। और इमरान खान साहब कहते हैं कि 2 दहशतगर्द जिनका उन्होंने ताल्लुक भी बताया है कि साउथ वजीरिस्तान से है, उनको बाकायदा अपने डिप्लॉय कर लिया गया है ताकि उनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर एक और कातिलाना हमला कराया जाए। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आई एम जॉइंड हियर इन द स्टूडियोज बाय जनाब तैमूर झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम साहब PMLN की नुमाइंदगी करते हुए अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बज़रिया स्काइप आपने हमारा साथ दिया है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट और पिविटल जो गवर्नमेंट पार्टी है उनका मौक़िफ़ हम आपसे जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाजरीन, जनाब सेनेटर ताज हैदर मुझे पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी अपनी जमात के स्टॉलवर्ट हैं एंड I'd say the most important ally of the government, the coalition government. Welcome on board, sir. Jazakallah for your time. तैमूर झगड़ा साहब, मैं बात का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। मैंने इब्तदाइये में परवेज मुशर्रफ साहब के 2 बयानात सुनाए। जो उनका लेटेस्ट बयान था वो काफी पॉजिटिव था, वो उन्होंने गुड विशेस दी थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जब आप लोग इक्तदार में थे। लेकिन पहले वाला बयान आपने सुना होगा 2002 का, जब वो कह रहे हैं कि जी सीट एडजस्टमेंट पे इमरान खान साहब ने बड़ा इन्फ्लेटेड सा एक उनको नंबर बताया था। एंड आई ऑल्सो रिकॉल कि आप कहते हैं जी जनरल मुशर्रफ वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उनका प्रॉब्लम ये था, इमरान खान साहब के मुतअद्दिद बयानात हैं कि उन्होंने जी इन 2 पार्टीज को NRO दिया था, वरना ही वाज क्वाइट अ गुड गाय। देखिए, परवेज मुशर्रफ इस मुल्क के आखिरी मिलिट्री रूलर थे, एंड आई होप कि आखिरी मिलिट्री रूलर ता क़यामत रहेंगे इंशाल्लाह। हमें भी उम्मीद रखते हैं हम भी। मैं आपको अपने ज़ाती व्यूज ऑफर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक इतना इमोशनल सब्जेक्ट है। परवेज मुशर्रफ बिल्कुल एक डिस्टिंग्विश्ड मिलिट्री कमांडर थे, एक जो है उनकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस भी हालात में वो आए वो आइन को तोड़ते हुए आए। जो आपने बात की, और ये आप तीनों जो पाकिस्तान की मिलिट्री रूल्स के पीरियड हैं आप देख लें, वो जिस तरीके से भी शुरू हुए और उनमें बड़े हाई ग्रोथ के साल भी आए, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और पाकिस्तान को जो लेगेसी में इश्यूज छोड़े, पहली 2 डिक्टेटरशिप्स के बाद बांग्लादेश टूटा,
ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو ہے وہ ہمارا سارا ڈرگز اور افغان پرابلم ہوا, بالکل, اور پرویز مشرف کی لیگیسی فاٹا, بلوچستان اور بہت سے ایسے ایشوز جو آج تک ہمیں ہانٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہمیں پرویز مشرف کی جو ہے وہ رول سے ایک سبق جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے کہ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے تحت ہی چلانا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے شدید خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے سارے لیڈرز کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی حال میں 90 دن میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں کرنے, اور اگر یہ ہوگا تو پاکستان کا آئین مطلب ایک بار پھر سائڈ پہ پھینکا اچھا, جائے گا. آپ اس کو اتنا ایکویولنٹ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسی چیز کے ایک ایکویولنس میں ہوگا. جگڑا صاحب, آپ چونکہ اس اجلاس میں موجود تھے جو کہ ابھی عمران خان صاحب نے ابھی کیا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ بڑا سخت انکشاف کیا ہے کہ ان کے اوپر 2 ٹارگٹ کلرز کو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب پہ ایک اور قاتلانہ حملہ کریں. سورس کیا ہے؟ کیونکہ اسی طرح کا ایک سملر سا بیان دینے پہ شیخ رشید صاحب کو پہلے جیل میں ان کو جو بند کیا ہے, ایف آئی آر یہی تھی کہ انہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے یہ بیان دیا تھا اپنے ایک انٹرویو میں. 3.5 سال پرائم منسٹر رہے, اور 3.5 سال پرائم منسٹر رہنے کے بعد obviously آپ کی جو ہے وہ لنکیجز بن جاتے ہیں میرے خیال میں. اور یہ آپ کی پورے گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں, جیسے میں نے ابھی فائنانس ڈپارٹمنٹ چھوڑا ہے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ چھوڑا ہے, وہاں بہت سے دوست ہیں, وہاں کچھ لوگ شاید آپ کو ناپسند بھی کریں, لیکن بہت سے لوگوں نے آپ کا جو کام دیکھا ہوتا ہے آپ کو ریسپیکٹ جو ہے وہ دیتے. میں تو 1 یا 2 چھوٹی سی منسٹریز کو چلا رہا تھا. خان صاحب اس ملک کے ہیرو ہیں, میرے خیال میں ان کے بیان کو سیریسلی لینا چاہیے, چاہے ذوالفقار علی بھٹو, چاہے بے نظیر بھٹو, چاہے لیاقت علی خان ہو. We have lost too many prime ministers, too many leaders, کہ ہم ایک اور اس ملک کے لیڈر کو جو ہے وہ کھو پانا رسک بھی کریں. بالکل, ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, اور یہ باعث تشویش تمام جماعتوں کے لیے ہونا چاہیے. جنرل صاحب, سر اس کے اوپر کامنٹ کیجئے گا, کیونکہ آپ کی جماعت یا گورنمنٹ کی طرف سے اس بات کو کافی ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دیکھا گیا. جب عمران خان صاحب پہ پہلا حملہ ہوا تھا, کچھ حکومتی وزراء نے یہ بھی کلیم کیا کہ وہ ان کے جو نشانات ہیں, ان کے جو وونڈز ہیں وہ جعلی ہیں, نقلی ہیں. اس کے اوپر تبصرہ فرمائیے گا. اور مرحوم جنرل پرویز مشرف سر, آپ کی بھی چونکہ ان کے ساتھ ایک کافی اچھا ایک آپ کا ایکویژن رہا, آپ ان کو کیسے ریکال کریں گے, یا ان کی لیگیسی کو آپ کیسے ریکال کریں گے؟ کیونکہ یہ جو بالخصوص پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں یا جو آپ کے اتحادی ہیں, ان کی طرف سے بڑا برملا اظہار کیا گیا کہ بھئی کوئی فاتحہ خوانی, اور یہ خاص طور پہ جو فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کیا گیا ہے, یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. دیکھیں, بنیادی طور پہ میں تیمور جگڑا صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے لیے ایک بڑا بیلنسڈ تھا اپنا ایک کیا. اس میں یہ کہ وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ آرمی کمانڈر تو تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہی واز ویری ڈیئرنگ, ان کو ایکسپیرینس تھا, وہ گراس روٹ لیول سے یعنی جونیئر آفیسر تھے, پھر وہ کمانڈوز کی ٹریننگ بھی کی, پھر وہ ڈیو کمانڈر بھی رہے, کمانڈر بھی رہے, ڈی جی ایم او بھی رہے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے. تو اس لحاظ سے تو میری بھی ایسوسیشن, ہم ایز اے میجر ٹوگیدر تھے ان اے کورس نوشہرہ میں اسکول آف آرٹلری میں 9 مہینے 10 مہینے کا, اور میں نے ان کو دیکھا. ہی واز اے گڈ فرینڈ, ویری فرینک اینڈ ویری اوپن پرسن. لیکن دی پوائنٹ از کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن ہے, اس کا تو کسی لحاظ سے بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, بیکاز اس سے ملک بہت پیچھے گیا ہے. جگڑا صاحب نے بھی یہی کہا کہ جب بھی آیا, آپ دیکھیں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کی بھی کنٹریبیوشنز بڑی تھیں ملک کے اندر, یہ ڈیم انڈسٹری سب کچھ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لاسٹ ایسٹ پاکستان, ہم یہ نہ بھولیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشن ویک ہوئے, اور ہم اپنے طور کے اوپر پھر پولیٹیکلی اتنے وہ سیٹس اتنے وہ اس وقت سو ہوئے, اور جو یحییٰ خان کے وقت میں ملک ٹوٹا, باقی بھی چیزیں ہیں. تو اس لیے آئین کی پاسداری تو ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, اور افغانستان کا تو دیر از نو کوشچن کہ ایک
हमारा जो एक अंडरटेकिंग है उसके मुताबिक हमें मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और हमारे लिए हुकूमती पार्टी या अपोजिशन पार्टी सब हमारे लिए बराबर होते हैं मिलिट्री के लोगों के लिए। यस, जो हुकूमत है उसके आप सब सर्विएंट होते हैं और आप अपने तौर पे डिफेंस के पर अपना वो बात करते हैं। दूसरा आपका कोई कि ये अटैक्स जो लीडर्स के हैं, इमरान खान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी, कि उनके ऊपर कातिलाना हमला एक कराने की जो साजिश है वो हो गई है पूरी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब को बजाय इसको इस तरह तशहीर वो अपने तौर पे करते हैं, तो अगर हमें उन जो पोटेंशियल कातिल हैं उन तक पहुंचना है तो उसकी इंटेलिजेंस अदारों से शेयर किया जाए ना। आपकी आर्मी है या इंटेलिजेंस अदारे हैं, वो हम सब के लिए, वो मुल्क की सलामती के लिए हैं। तो ये जब आपस चिलमन और बहुत से लिंकेजेस आपके हैं, आपके प्रेसिडेंट, सिटिंग प्रेसिडेंट बैठे हैं, तो आप उनके जरिए पिन पॉइंट करें कि ये कहाँ से आपको खबर आई और उसको कैसे उनका ताकुब किया जाए और उनके पीछे जाना चाहिए। देखिए, बेनजीर भुट्टो साहबा को हमने लूज किया और इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर 2 अटैक, एक और इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, तो हम सब की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि लीडर्स या कोई भी, आप देखें कि केपी में झगड़ा साहब को बताया बिलोर फैमिली का कितना लॉस हुआ और हमारे भाई, हमारे बच्चे, हर तरह का ये कोई गिनती नहीं है। सही बात है। दहशतगर्दी के जुमरे में इस वजह से बदकिस्मती से हमने बहुत अपने लोग और बहुत अपने लीडरान खोए हैं। आम आवाम का नुकसान हर पैमाने पर हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं सर, क्योंकि आपकी माशाल्लाह एक हमेशा एक इंडिविजुअल अप्रोच, एक अपना ओपिनियन होता है। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब से भी मुकम्मल सॉलिडारिटी और इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए, नॉट अदरवाइज कि जी उनके वूंड्स को जाली कहकर या उसको ये बताया जाए कि जी एक्टिंग कर रहा है कोई, या खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात है, जैसे हमने कुछ कमेंट्स हुकूमती वज़रा से सुने। जो तो उनके ऊपर पहले उसकी तो जेआईटी हुई है, उसकी तो रिपोर्ट्स आई है, उसकी तो कोर्ट्स में जाना है, तो वो एस्टेब्लिश करेंगे वो। और जो अभी वो कह रहे हैं, इसको ऑफ कोर्स हुकूमत सीरियसली होना चाहिए, ठीक है। तो वो पूछेंगे कि उनकी सोर्स क्या है, और फिर ये एहतियात भी करनी जरूरी है। आपका वेस्टर्न बॉर्डर 2610 किलोमीटर है और पोरस है जी, और जी, उसके ऊपर भी हमने बड़ी बात करनी है, क्योंकि एपीसी जो है वो मौखर हो गई है और प्राइमरीली यही हमारा कंसर्न है, क्योंकि वो जो आउटलॉर्ड टीटीपी है वो दोबारा यहाँ पाकिस्तान में अपनी बदकिस्मती से सरगर्मियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो सेनेटर ताज हैदर सर, आप एक बड़े स्टॉलवर्ट हैं और एक बहुत आप नुमाया प्रोमिनेंट नाम है, लेफ्ट की सियासत आपने हमेशा की है। बेनजीर भुट्टो शहीद, क्योंकि मैंने एक का तस्करा किया, एक प्राइम मिनिस्टर हुम वी हैव लॉस्ट, तैमूर झगड़ा साहब ने सही मुझे इस बात को मेरी दुरुस्तगी की इस बात की, ऑल्दो ये कि जो जुडिशल एक असैसिनेशन थी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की, और उससे पहले लियाकत अली खान शहीद का भी उन्होंने तस्करा किया, वो बहरहाल दैट वाज एन असैसिनेशन। तो ये बताइएगा सेनेटर साहब के बेनजीर भुट्टो साहिबा, एक शॉट हमने नहीं सुनाया था, वो आपके लिए भी और नाजरीन के लिए भी सर पेश खिदमत है। उन्होंने लेट परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से क्या कहा था इन कंपैरिजन टू नवाज शरीफ साहब, ये सुनिएगा और फिर इसका जवाब आप फरमाइएगा। नवाज शरीफ ने जिस तरीके से काम किया, जानवर भी इस किस्म की ब्रूटैलिटी नहीं दिखाते हैं। मेरे सेक्रेटरी के पास आईसाइट नहीं है, मेरे एक्स बॉडीगार्ड के पास नी कैप्स के अंदर उसके काम नहीं करते हैं, ब्रोक हिज नी कैप्स। मेरे वकील को गिरफ्तार। जी सेनेटर साहब, ताज साहब, आप उम्मीद है ये शॉट आपने सुना, एक मवाजना विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जनरल साहब, एक मवाजना कर रही थी शहीद बेनजीर भुट्टो विद नवाज शरीफ साहब के, वो नवाज शरीफ साहब से ज्यादा ट्रस्ट करेंगी परवेज मुशर्रफ साहब को। और आपने सुना होगा, ये बड़ा एक कॉमन सा एक उनका क्लिप है जो हर किसी ने हमने सुना है। देखिए, मैं इन मामलात के बीच में रहा हूँ और अगर खुद किसी जगह हाजिर नहीं रहा तो जाहिर है कि जो कुछ हुआ है वो मुझ तक पहुँचा है। 18 अक्टूबर को शहीद बेनजीर भुट्टो पे पहला हमला हुआ और जिसके अंदर कोई 500 लोग जख्मी हुए थे, जिनमें से 178 लोग शहीद हुए थे। बिल्कुल। मैं उस वक्त
कायदे आजम के मज़ार पे जलसा हो रहा था, उसका इंतज़ाम मेरे पास था, तो मैं उस जगह ड्यूटी पे था और मुझे खबर आई कि इस किस्म की चीज़ हुई है, लेकिन बीबी साहिबा बच गई। अच्छा, उसके बाद उस वाक़े की तफ्तीश नहीं की गई और अगले दिन ये मैं खुद मौजूद नहीं था, लेकिन बड़े क्लोज आदमी वहाँ मौजूद थे, जिस पर बीबी साहिबा ने कहा कि आप तफ्तीश कराइए और जिन जिन का मैं नाम दे रही हूँ तो उनके खिलाफ आप खास तौर से तफ्तीश कराइए। जनरल परवेज मुशर्रफ को ये कहा। परवेज मुशर्रफ साहब ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि वो ये हौसला देते कि जनाब अली या मैडम जो भी है हर तरफ से हम तफ्तीश करेंगे, हम तैयार हैं तफ्तीश के लिए, ये अपने आप को एक प्रेजेंट करते। फिर मैं आपको बताऊं कि 18 अक्टूबर को उस अटैक के घंटे भर के अंदर वो जगह धो दी गई और एविडेंस को जी दुरुस्त, बिल्कुल। जब जनरल परवेज पे अटैक हुआ था तो सिर्फ एक सिम थी जिससे कि कातिलों को पता चला था, तो वो एविडेंस जो है वो बहुत अहम होती है। किसी का मोबाइल फोन उड़ के गया था और जो शख्स कर रहा था हमला, और उसकी सिम जो थी वो बच गई थी और उससे हम ट्रैक कर पाए थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ पे किस तंजीम ने हमला कराया है। बीबी साहिबा के साथ ये नहीं हुआ, एविडेंस को धोया गया। और 27 दिसंबर को भी यही हुआ है। 27 सितंबर को तो वो शहीद हो गए, बिल्कुल, लेकिन इन दोनों में लिंक है। जो कमी रह गई थी 18 अक्टूबर को कातिलों ने जो इंतजामात किए थे, उसमें जो कमी रह गई थी वो 27 सितंबर को पूरी की गई और वो एक हमला किया गया और यह कि वो हम पे गुजरी है कि बहुत बदकिस्मती की बात है। जी जी बिल्कुल। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जो भी इस किस्म के वाकयात होते हैं, जैसे इमरान खान साहब पे यह हमला हुआ था वजीराबाद पे, उसकी मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए और खुद इमरान साहब को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अब बदकिस्मती से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसमें उन्होंने ताउन नहीं किया। नीज़ ये कि जनरल साहब ने जो बात कही है, मैं भी वही कहना चाह रहा था कि अब वो अपनी मालूमात को शेयर करें। अच्छा, मैं ताज साहब मुझे इजाजत दीजिएगा सर, एक गुजारिश की। आपने कहा कि जनरल मुशर्रफ को कंप्लाई करना चाहिए था उन तमाम तशवीश से, वो जो भी जो एक तफ्तीश होनी थी उसके साथ, कि जी अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा ने शहीद ने ऐसे खदशे का इजहार किया था। जी, जिस वक्त ये बात हो रही थी, या मैं नहीं बताता नाम, नहीं बता दें सर, कोई नहीं, बता दें। जी जी, जितना तीसरे आदमी की बात और वो शायद मुनासिब ना समझे, लेकिन वो वहाँ तशरीफ रखते थे एंड लेट जनरल परवेज मुशर्रफ ही जस्ट ब्लू अप के मोहतरमा आप हमेशा सियासत करती हैं। मतलब वो इस बात पे बरहम हो गए। अच्छा, मैं ताज साहब यही आपसे मैं अर्ज कर रही हूँ, इसी तरह के खदशे का एक इजहार किया है इमरान खान साहब ने, अभी तो किया है। इसी तरह का खदशा शेख रशीद साहब ने उन्होंने इजहार किया था और उन्होंने इल्जाम बाज़ाब्ता तौर पर जरदारी साहब के ऊपर लगाया कि जी उन्होंने कोई दहशतगर्द तंजीम अपने साथ ले ली है, जिसकी बुनियाद पर तफ्तीश नहीं हुई बल्कि शेख रशीद साहब को अरेस्ट कर लिया गया। आपके इल्म में तमाम मामला है, आज तक उनकी जमानत मुस्तरद हो रही है। मैं आपसे अर्ज करूं जी प्लीज। जिस वक्त आप ये बात कर रहे होते हैं इस किस्म की बात है, और वो हालांकि हमने तो हमेशा दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और बड़ी हिम्मत के साथ जरदारी साहब ने मुकाबला किया है, पूरा स्वात की पॉपुलेशन को बाहर लाया, एक्शन लिया, पूरा पख्तूनख्वा जो था वो तालिबान से वापस लिया। तो वो तो उनके तो हजारों दुश्मन हैं, खास तौर से इंतहा पसंदों में। आप अगर ये बात कहते हैं कि वो कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो लोग जो हैं कि जो उनके दुश्मन हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की थी, वो प्रोवोक होते हैं और वो बहुत इफेक्टिव हैं इस वक्त। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी फौज के जवान हर दूसरे तीसरे दिन शहीद हो रहे हैं और वो पूरी फौजी चौकियों पे जहाँ मशीन गन्स लगी हुई हैं, जहाँ मुसल्ला लोग बैठे हैं, वहां पे वो हमले कर रहे हैं। तो आपने सर कहा प्रोवोक हो रहे हैं, प्रोवोक कौन हो रहे हैं सर? पीटीआई प्रोवोक हो रही है? क्योंकि प्रोवोक, देखिए प्रोवोक वो लोग हो रहे हैं या जवान प्रोवोक हो रहे हैं, ये मतलब जी साहब ने कार्रवाई की
जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन सर बयान तो शेख रशीद साहब का है, तो इनका शेख रशीद साहब का भी ताल्लुक आप फरमा रहे हैं कि उन्हीं लोगों से? हाँ, लेकिन वो उन लोगों को इंसाइट कर रहे हैं। इसका इफेक्ट यही होगा कि वो लोग इश्तियाल दिला रहे हैं। सही, राइट, वो इश्तियाल दिला रहे हैं और उनमें से कोई पागल जो है, और जाहिर है कि अच्छा, ये आपने एक और खदशे का इजहार किया है और ये बिल्कुल आपने कहा कि गुस्सा दिलाया जा रहा है, इश्तियाल दिलाया जा रहा है। ये तो खैर मैंने शेख रशीद साहब के स्टेटमेंट का हवाला दिया था, बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब से पहले दिया था। आफ्टर अ ब्रेक इस पे भी बात करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर झगड़ा साहब हैज अ लॉट टू आंसर, आई एम श्योर, लेकिन तैमूर झगड़ा साहब जरदारी साहब के हवाले से आप लोग उल्टा इश्तियाल दिला रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी इस खदशे का इजहार किया है, ना वो अपनी इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। जनरल साहब, ताज साहब दोनों ने ये बात फरमाई कि बताएं तो सही आपको किसने बताया कि इतनी खतरनाक बात है, आप शेयर करें। उल्टा ये कि शेयर नहीं किया जा रहा, उल्टा आप दहशतगर्दों को इश्तियाल दिला रहे हैं। अभी सेनेटर साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को उन्होंने आजाद किया दहशतगर्दी से, उन्हीं को आप लोग इंसाइट कर रहे हैं इस तरह के बयान देके। एक क्लैरिफिकेशन, खैबर पख्तूनख्वा में आप पब्लिक ना जाएं उन नामों के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसियों को जरूर बताएं। जी, इंटेलिजेंस एजेंसी इसको जरूर बताएं झगड़ा साहब, इनको ना भी बताएं। खैबर पख्तूनख्वा में क्लैरिफिकेशन, जब पीपल्स पार्टी ANP की हुकूमत होती थी तो 800-900 धमाके साल के होते थे। एक वक्त में ये भी डिस्कस हुआ कि पेशावर से कैपिटल एबटाबाद शिफ्ट किया जाए। जी, मुझे याद है। और ये हाल था पुलिस का कि जिस वक्त 2 CCPOs की शहादत हुई थी, मलिक साद शहीद थे, सिफत गयूर शहीद थे, इनसे बेहतर पुलिस ऑफिसर्स पाकिस्तान की तारीख में नहीं होंगे। उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट हुई थी बुलेट प्रूफ जैकेट्स की, वो बुलेट प्रूफ नहीं थे। उसमें चीफ मिनिस्टर के कजन ने प्ली बारगेन के तहत 50 करोड़ रुपए वापस नैब को दिए। उसमें एक फॉर्मर IG बहुत से साल नैब के तहत जेल में रहे। ये हमने खैबर पख्तूनख्वा संभाला, बिल्कुल जो है वो वहाँ अमन व अमान आई, और बिल्कुल उनमें ये हम नहीं कह सकते कि इनकी गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है, लेकिन नॉर्मलसी आई जब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा संभाला। ठीक है, और वो अटैक्स कम हुए 20 से 25 को। अब जो 800 से 900 जो ब्लास्ट इनके जमाने में होते थे, वो आप लोग 20 से 25 आप ले आए। आखिरी साल 2 साल में ऑब्वियसली ये थोड़े से चैलेंजेस आए, तकरीबन 100-150। ये फैक्ट्स, जनरल साहब जो है मेरे ख्याल में खुशी से मुस्कुरा रहे होंगे। ठीक, आपने अच्छा काम किया, आपने सब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, सब जो है वो मिल के एफर्ट करते हैं। लेकिन जो वहां पे पुलिस के साथ काम हुआ, 3 साल नासिर दुरानी को IG ला के, जी, बाकी सारे सूबों में मेरे ख्याल में 1860 का पुलिस एक्ट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एक मॉडर्न पुलिस एक्ट है। अच्छा, मैं जो दूसरी बात जो आपने कही, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ऑब्वियसली जो खान साहब को है, लेकिन जो सेनेटर ताज हैदर साहब ने बात की, वो कहते हैं इंटेलिजेंस इदारों को बता दें। मुझे याद दिलाया कि बेनजीर साहिबा ने भी जो नाम दिए थे पब्लिकली दिए थे ना, राइट। मतलब कि कुछ हालात ऐसे आते हैं जहां पे आप जो है वो स्टेट या गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस पे जो है वो भरोसा खो देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की ये नहज आ गया है आपका। ठीक है मोना जी, याद करें कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आज तक अपनी मर्जी की FIR नहीं दर्ज कर सके। आपकी अपनी गवर्नमेंट थी झगड़ा साहब, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। ठीक है, चले झगड़ा साहब, माशाल्लाह ऑनेस्ट कैंडिड पर्सनैलिटी ही इज, आप मुस्कुराए इस बात पे। लेकिन राना तनवीर साहब पिछले दिनों जब हमारे शो पे थे तो उन्होंने क्या बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा को क्या क्या दिया गया है और उसके बावजूद अंडर इक्विप्ड जानबूझकर रखा गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वहां पे, ताकि तालिबान आकर टेक ओवर कर लें। ये इसका 20 अटैक्स पे मैं सिर्फ इतनी मेरी गुजारिश है झगड़ा साहब कि आप वो सुन लें ताकि आप उसका जवाब फिर आप प्रिसाइसली टेक्निकली फरमाइएगा। ये दिस इज व्हाट ही सेड। तो उसमें भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में उससे सुपरा कॉन्स्टिट्यूशन
उससे हट के 1% रखा, केपी की गवर्नमेंट को दिया, जो मेरा ख्याल है कोई 500 के कितने 470 अरब उनको दिए हैं कि वो इक्विप करेंगे से वो अपनी फोर्स को क्या करेंगे। और ये भी एक शिकायत आई सर कि आप सही फरमा रहे हैं, ये कहा गया कि इसके अलावा उनको केपी पुलिस को अंडर इक्विप्ड रखा गया। इस चैलेंज से निपटने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं थी। मेरी बात सुन ले मोना, उसमें इसके अलावा उनको 500 अरब और दिया जो हमने फेडरल गवर्नमेंट से दिया टेररिज्म, स्पेसिफिक टेररिज्म के लिए। स्पेसिफिक टेररिज्म से निपटने की मद में ये रकम आपको दी गई। तैमूर झगड़ा साहब, you were the best person to ask this question and you are still the best person to ask this question as the former finance minister of the province. सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई नहीं, एनएफसी में एक शेयर चारों सूबों को दिया गया और पॉइंट नंबर 45 इस मिनट्स के डिस्कशन में और पॉइंट नंबर 44 वहां पे लिखा गया है कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को 1% नहीं 10% भी एनएफसी का दें तो जो नुकसान दिया गया, जो नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं होगा। तो ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है। खैबर पख्तूनख्वा लगाए, हमने 470 अरब रुपए नहीं लगाए, हमने सिर्फ पुलिस और सिक्योरिटी पे 600 अरब रुपए लगाए हैं और उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। लेकिन गिला मेरा इसलिए बनता है कि राणा साहब रहते होंगे डिफेंस में, डीएचए में, कैंटोनमेंट में, गुलबर्ग में, हमसे वो ज्यादा सेफ होंगे। चौकीदार उनके शायद पश्तून ही होंगे। पेशावर में पूरे मुल्क के लिए कुर्बानियां हम देंगे, 10 साल देंगे, आगे भी 100 साल देंगे। प्राइम मिनिस्टर आएंगे और हम पे एहसान करेंगे कि आपने हमें 1% दिया और हमने कोई कुर्बानी नहीं दी या काम नहीं किया। सीसीपीओ शहीद हुए, हजारों पुलिस वाले शहीद हुए, 230 अरब रुपए आपने नहीं दिए। मैं जून से चिल्ला रहा था, बार बार चिल्ला रहा था, मेरे पे गद्दारी का इल्जाम लगा, मेरे से पूछा गया, मैंने कहा मैं अपने अल्फाज पे स्टैंड करता हूं क्योंकि आज जो हमें ये पैसे नहीं मिल रहे, कल इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आपकी एक ऑडियो भी लीक हुई थी फिर? वही तो मैं कह रहा हूं ना, वो जो ऑडियो लीक हुई थी उसके बाद मैंने एक खत लिखा था। खत क्यों लिखा था? क्योंकि उस खत में भी यही लिखा था कि हमने मुआयदा किया है कि हम आईएमएफ की डील साइन करेंगे जो उससे 1 महीना पहले साइन कर चुके थे। आप हमारे ये फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे क्योंकि हम पूरे मुल्क के लिए फाटा की देखभाल कर रहे हैं, पूरे मुल्क के लिए, जो लाहौर में बैठा है, जो कराची में बैठा है, जो इस्लामाबाद में बैठा है। उसके बाद हमने कोई 30-40 अरब रुपए कबायली अजला पे अपनी जेब से लगाए, पेशावर के पैसे, स्वात के पैसे, साउथ केपी के पैसे। सही। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं पूछा। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी 417 अरब रुपए मिले। ठीक ये है, सियासत करना आसान है लेकिन काम करना आसान नहीं है। हमने, इमरान खान ने 10 साल काम करके दिखाया है, उसकी वजह से पाकिस्तान इज अ सेफर प्लेस टुडे। सही, आप ये कह रहे हैं कि उल्टा। और मोना सॉरी, लास्ट चीज, कोई ना माने, बड़ी जरूरी बात है, वोट ले ले और पूछ ले कि कौन 2009-10 के पाकिस्तान में रहना चाहता है। वेरी फेयर जी। जनरल साहब, बड़ी सारी बातें हैं। टेररिज्म को कम किया गया और जो पैसे भी दिए गए उन कुर्बानियों के एवज वो एज अ फेवर बताकर दिए गए फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट। साहब देखें, हमें बुनियादी तौर पे ये समझना चाहिए कि ये जो अटैक्स है ना, कुछ आर्मी पे, कुछ पे या पेशावर पे या किसी और जगह पे, ये अटैक्स पर्सनालिटीज के ऊपर और इंस्टॉलेशन पे नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ थे और हैं, और उसको कमजोर करने के लिए हैं। और ये अटैक्स, यस, ये उनकी ज्यादा जो परसेंटेज थी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में थी, लेकिन ये भी ना भूलें कि इस्लामाबाद में मैरियट होटल पे कितना खौफनाक धमाका हुआ। जी। आप रावलपिंडी HQ के ऊपर क्या हुआ, लाहौर लंका की टीम आई थी, ISI के हेडक्वार्टर उड़ा दिए, और कराची का तो रिकॉर्ड बड़ा हाई है, बहुत हर तरफ जी, से। बिल्कुल। तो पूरे मुल्क में कोई जगह ही बदकिस्मती से महफूज नहीं रही उस दौर में। तो बिल्कुल राइटली ये इनकी मदद होती है। खैबर पख्तूनख्वा को अगर एडिशनल पैसे दिए गए तो वो और वो हमारी फ्रंट लाइन है जी। उनको दिए गए तो वो ठीक का इजहार किया, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी तो करनी बड़ी जरूरी है। तो दैट इज वाई ने भी कहा कि जी इसका हिसाब करें। आई एम श्योर
कि उसके अंदर अगर कोई तरह की चीज है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और मैं तो यही कहूंगा कि देखिए छोटी चीजों ना पड़े। दहशत गर्दी उस वक्त भी थी जब सवात में पीपल पार्टी ने एक्शन किया। दहशत गर्दी उस वक्त की थी जब लोग कह रहे थे मारगला की पहाड़ियों से ये जो तालिबान है ये इस्लामाबाद में उतरने वाले हैं, और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बिगेस्ट यानी ऑपरेशन उस टाइम के ऊपर आपने देखा मुख्तलिफ जो होते रहे, रईस शरीफ साहब थे और ये तो हमारी फौज के ऊपर हमें फख्र है हर जगह के ऊपर। और सिर्फ फौज ही नहीं थी बल्कि आपकी फ्रंटियर कोर थी, आपकी पुलिस थी, जी तमाम लॉ एनफोर्समेंट, आम शहरी थे सर। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो तो बिल्कुल अपनी जगह, आम शहरियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं इस सो कॉल्ड वॉर में। दहशत गर्दी की वो उस वक्त की थी लीग नून के वो टाइम था जब हमने ये जो लोड शेडिंग के अंधेरों को तोड़ा और सी पैक किया, और ये जो आपका टेररिज्म का है। और इसके ऊपर मैं बात कर रहा था, इसहाक़ साहब थे, और इवन आर्मी का मुझे पता है कि मैक्सिमम बजट इवन F-16 यूज हुए, और बहुत कुछ हमारे अखराजात इसके ऊपर नहीं, इसमें सर कोई शक नहीं। और आप माशाल्लाह एक बड़ी सेन वॉइस है सर। तो ये कि कोई थोड़ी इनके साथ भी एक अच्छी मफामती राह कोई खोली जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तो अब ये भी व्यू आ रहा है कि जी बार बार इलेक्शन नहीं हो सकते। एक व्यू ये भी आ रहा है कि जी अगर एक पार्टी शिरकत ना करे एपीसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट एंगेज देम। अगर आप जैसे फरमा रहे हैं कि फ्रंट लाइन प्रोविंस था अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर खैबर पख्तूनख्वा, तो क्या उनकी एंगेजमेंट या पीटीआई की एंगेजमेंट आपकी तरफ से बहैसियत गवर्नमेंट बेहतर नहीं होनी चाहिए? नहीं, फॉर श्योर। देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स है ना, ये तो एक आर्ट है फॉर एंगेजिंग पीपल और आपस में डिस्कशन का। लेकिन आप ये देखिए दूरियां वन साइडेड ताली दोनों हाथों से बचती है। ठीक है, हाँ। था तो इमरान खान साहब आए थे तो हमारी बखुदा खुशी हुई थी कि आए हैं, और बड़ी अच्छी बातें प्रॉमिस करके गए थे कि मैं आऊंगा और आपके सवालों के जवाब जी पार्लियामेंट में हर बुध को आना था उनको। जी 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 ठीक है, ये वादा कभी वफा ना हुआ। अगर वक्त ने इजाजत दी तैमूर झगड़ा साहब से इसका जवाब जरूर मांगेंगे। ताज साहब इसका जवाब फरमाइएगा सर। 800-900 ब्लास्ट धमाके वो कम करके 20-25 पर लाए गए 2013 में जब इमरान खान साहब आए। तो असल तो वो कहते हैं, झगड़ा साहब का मौक़िफ़ है कि उन लोगों ने कंट्रोल किया है ये तमाम दहशतगर्दी का जो मेनेस था उस सूबे में। मैं इसका जवाब दूंगा तो माहौल और खराब होगा, और हम एक दूसरे को अगर इल्जाम दे रहे हैं तो उससे हमारा दुश्मन मजबूत हो रहा है। ये 1 या 2 साल की बात नहीं है, 30-35 साल से ये सिविल वॉर पाकिस्तान के अंदर चल रही है, और 70,000 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। अब ये कि पाकिस्तान के ऊपर ये इलाका मुख्तस नहीं, कहीं भी अगर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पे हमला है, और पाकिस्तान की अफवाज और जी बिलाशुबा बिल्कुल हमारी कौमी यकजहती का यही तकाजा है कि जहां पर भी हमला है वो पाकिस्तान पर हमला है। जी यस। अब ये 70,000 जाने जा चुकी हैं, और उसके बाद भी हम ये मानने को तैयार नहीं कि मुल्क में एक सिविल वॉर हो रही है। इस सिविल वॉर की एक नजरियाती बेस, और ये दीन की मुख्तलिफ और मुतज़ाद तशरीहात इसकी बुनियाद। एक इंतहा पसंद तशरीह है जो समझिए वो एक्सक्लूसिव है, कि वो कहते हैं कि नहीं साहब जो हम कह रहे हैं ठीक है, जो दूसरे कह रहे हैं गलत है, लिहाजा हम इनको मारेंगे। दूसरी जो है वो अमन और सुलह और मोहब्बत और खिदमत, वो जो दीन की हकीकी तशरीह। इन दोनों नजरियात के दरमियान जंग है। फिर इसकी एक ऑपरेशनल साइड है। ऑपरेशनल साइड ये है कि बुनियादी तौर पे ये इंटेलिजेंस की जंग, यानी दहशतगर्द के हाथ में इनिशिएटिव इस वक्त है कि वो अपने टारगेट को सेलेक्ट करता है, वो जगह को सेलेक्ट करता है, वो टाइमिंग को सेलेक्ट करता है। हमें ये इनिशिएटिव उसके हाथ से लेना है, और वो इस तरीके से हम लेते हैं कि हमको पता होता है कि कहाँ कहाँ ये छुपे हुए हैं, कौन क्या क्या इनकी तंजीमें हैं, क्या इनकी मंसूबा। अच्छा ताज साहब एक जुमला फरमा दे सर। मुझे याद है पिछली दफा जब आपके साथ नशिस्त हुई थी, आपने ये फरमाया था कि इमरान खान साहब के दौर में यहाँ पर तालिबान 40,000 मुसल्ला टीटीपी के लोग लाकर बसाए गए। ये फरमाइएगा सर, ये तो जब हमारी फिर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ शो दीगर
पीटीआई के लोगों से बात हुई, जैसे असद कैसर साहब से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो इस वक्त हुआ है, मौजूदा दौरे हुकूमत में हुआ है, तब ये लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, और ये जो तमाम पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ये वफाक के साथ होती है, इसमें सूबे का उस तरह से अमल दखल नहीं होता। ये मोहतरम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात का क्रेडिट ले रहे थे, और मैंने उनके बयान का हवाला दिया था जो कि हर अखबार ने सबसे ऊपर छापा था। वो कुछ लोगों को रिहा करने का भी क्रेडिट ले रहे थे और लाके बसाने का भी क्रेडिट ले रहे थे। तो ये मेरी अपनी वो नहीं थी। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं कि बहुत सी बातें मालूम होती हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के जो इम्पेरेटिव्स हैं उनके तहत आप जबान नहीं बोलते और उनको खबरदार नहीं करते। अच्छा, राइट। हाँ, आपको एहतियात करनी होती है। एहतियात करनी होती है, ठीक है। तो एहतियात के तकाजे से ज्यादा आप इस पे एलैबोरेट नहीं कर रहे। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कह चुके हैं एक बात को जी, तो उसको मैंने कोट किया था, उसको कोट किया, ठीक है। ये शायद दुरुस्त नहीं थी, और शायद ये पॉलिसी एक नजरियाती वाबस्तगी का जो है वो सबूत दे रही है कि एक नजरियाती वाबस्तगी इंतहा पसंदों के साथ है। इमरान खान साहब, क्या जुमला एक इस पे झगड़ा साहब का हम कंक्लूसिवली ले पाए? तो झगड़ा साहब, इज दैट करेक्ट? ये आप पे बहुत एक कलेक्टिव इल्जाम है जो कि हुकूमत लगाती है। नहीं जी, आप अपीस करते हैं टीटीपी को या तालिबान को? नहीं जी, ऐसे तो हो नहीं सकता। खान साहब खैबर पख्तूनख्वा को, पश्तूनों के कल्चर को पाकिस्तान के किसी भी और नेशनल लीडर से बेहतर समझते। देखिए, आपके दोनों जो गेस्ट्स हैं वो बड़े मैच्योर हैं, मेरे सीनियर्स हैं, उन्होंने ओवरऑल बड़ी अच्छी बातें की, तो उनसे जो है वो ना माहौल खराब करने की जरूरत है। लेकिन जहां पे सिक्योरिटी पॉलिसी की डिसीजंस होती है वो किसी भी एक लीडर की नहीं होती, उसमें हमेशा पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, उसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। और इसी पॉलिसी की जो ये एक रिप्रोचमेंट शुरू हुई थी, उसके ऊपर जून में राना सनाउल्लाह ने पूरी पीडीएम की बिहाफ पे यही स्टेटमेंट नहीं दिए थे। पॉलिसी कंटिन्यू और दूसरी चीज देखें, बिल्कुल जैसे ताज साहब ने कहा, इन चीजों पे माहौल नहीं खराब करना चाहिए, हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। याद रखें कि तालिबान बनाने का क्रेडिट बेनजीर भुट्टो और नसीरुल्लाह बाबर ने लिया था, 1994। याद रखें कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने भी बार बार जो है वो रिप्रोचमेंट की है। याद रखें कि 2007-8 में पीपल्स पार्टी और एएनपी ने सबसे पहले स्वात में पीस डील करने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब ने कहा था भी रिसेंटली ना कि सबसे फेवरेट लीडर इमरान खान साहब हैं। क्या या इनको जो है वो प्रो तालिबान बना देता है? नहीं, इमरान खान के क्रेडिट को ये जाता है, का भी हवाला दिया है। इमरान खान के क्रेडिट को ये जाता है कि जब हमें सबसे बड़ा रिस्क था अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद, पाकिस्तान पुरअमन रहा। Everyone wants to say something on this, but I am running out of time. जनरल साहब, एक जुमला आपका सर, और ताज साहब फिर एक जुमला आपका। प्लीज कीप इट वेरी शॉर्ट सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी लीडर की नीयत पे शक नहीं करते। स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ, ये मकसद सिर्फ ये था पाकिस्तान को बचाना। और अहमद नदीम कासमी के शेयर पे मैं कंक्लूड करूंगा कि बहुत सा कर्ज मशीयत का है मेरे सर पर, मैं सर ही क्यों ना कटा कि कुछ अता हो। बहुत खूब जी। ताज साहब, देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है वो ये कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ शहरों के अंदर लाखों लोग निकल रहे हैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ, और ये एक बड़ी मुस्बत बात है। और इससे हमें इंटेलिजेंस गैदर करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि अवाम हमें पता दे सकते हैं कि कौन कहाँ है। बुनियादी तौर पे ये इंटेलिजेंस की जंग है और इसको भरपूर तरीके से लड़ना चाहिए। राइट नाजरीन, मैं इस नोट पे वाइंड अप करूंगी। तमाम बड़ी सेन वॉइसेस हमारे साथ आज मौजूद थी इस डिस्कशन में। जनाब तैमूर झगड़ा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम, जनाब सेनेटर ताज हैदर। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन, हमारी कोशिश यही थी कि एक रैशनल हम लोग इस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कोशिश करें कि प्रेवलेंट रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।